हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी का MNBCC में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की पराजय हुई उसने रूसी क्रांति को बढ़ावा दिया। किस तरह से? हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था रूस की जनता की आंतरिक असंतोषों को भुलाना और उसे बाहरी मामलों में उलझा कर रखना, क्योंकि रूस की बार बार करारी शिकस्त होने से रूस की जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। इसलिए रूस की सरकार चाहती थी कि रूस की जनता को आंतरिक मामलों में किसी तरह से उलझा कर रखा जाए और असंतोष की भावना को समाप्त कर दिया जाए। इसलिए रूस की सेना भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अधिक मात्रा में रूस की सेनाओं की नियुक्ति भी की गई थी। आगे शुरुआत में इसको काफी सफलताएं भी हासिल हुई, लेकिन आगे चलकर रूस की सेना चारों तरफ से घिर गई, जिसके कारण इस युद्ध में रूस को करारी शिकस्त मिली थी। रूस की अधिक मात्रा में सेना इस युद्ध में मारी गई थी, जिसे आज तक इसका सही अनुमान नहीं लगाया गया कि कितनी रूस की सेना इस युद्ध में मारी गई थी। साथ ही साथ रूस की सेनाओं के पास किसी प्रकार के अच्छे हथियार नहीं थे, उसे समय पर गोला बारूद नहीं पहुंचाया गया। उसकी अर्थव्यवस्था काफी चौपट हो गई थी, जिसके कारण रूस की जनता में और घोर असंतोष उत्पन्न हो गया जब रूस की जनता को ये बात मालूम चला कि हमारी सेना एक छोटे से देश से करारी शिकस्त मतलब ले ली, जिससे वहां के लोगों में काफी असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और रूस में क्रांति छिड़ गई। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे कि जब रूस में साम्यवाद की स्थापना की गई तो वह एक नए समाज का गठन किया या एक नए आर्थिक व्यवस्था को विकसित किया। किस तरह से? तो 1917 की रूसी क्रांति के पहले रूस में पूंजीवाद का बोलबाला था। जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता था या जो भी कल कारखाने थे, उन सभी पर पूंजीवादियों का अधिकार था। केवल निजी व्यक्ति के हाथों में ही सारी संपत्ति होती थी। अन्य मतलब जो मजदूर वर्ग या अन्य किसान वर्ग जो थे, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। लेनिन पूंजीवाद को एक सबसे बड़ा अभिशाप मानता था। वो लेनिन का कथन था कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके एक ऐसी व्यवस्था की रचना की जाए जहां पर सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले, जहां पर सभी लोग एक समान रूप से जिंदगी व्यतीत करें। इसी को लेकर लेनिन ने साम्यवाद की नीति का श्री गणेश किया। साम्यवादी नीतियों को विकसित करते हुए लेनिन ने पूंजीवादी नीतियों पर पूरी तरह से नकेल कसने शुरू किया। पूंजीवादी नीतियों को समाप्त करने के लिए उसने व्यक्तिगत पूंजी पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया। इसके साथ ही साथ पूंजीवादियों का हर तरह से शक्ति समाप्त हो गई। जमींदार वर्ग के लोग जो थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे, उन सभी लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त वहां पर साम्यवादी व्यवस्था की रचना की गई, जिसके मुख्य मकसद था शोषण मुक्त समाज का रचना करना या स्थापना करना, जिससे वहां सभी लोगों को समान अधिकार मिले। पूंजीवादी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दी गई और वहां पर एक नया वर्ग बना, जिसे मजदूर वर्ग के नाम से जाना गया और शोषण विहीन वर्ग के नाम से उसे जाना गया। और वहां पर सभी लोगों को समानता के अधिकार से बांधा गया, जिससे विश्व का पहला देश के रूप में उभर कर रूस सामने आया, जो साम्यवाद का रूप में जाना गया। और इस व्यवस्था को देखकर अन्य देशों ने भी साम्यवादी नीति को अपनाया। चीन और वियतनाम ने भी साम्यवाद का राह पर चलने शुरू किया। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट,
नेप से क्या समझते हैं, इसके मुख्य बातों को देखिए कि नेप क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, की समाप्ति के बाद रूस का शासन का बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गया, जिसका अध्यक्ष लेनिन था। लेनिन के हाथों में जब सत्ता आई रूस की, तो उसने वहां की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में काफी सुधार करने का प्रयास किया। लेकिन लेनिन की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार करने के बावजूद भी वहां की आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया, जबकि लेनिन ने वहां की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। सारी मतलब बड़े उद्योग धंधे या जो वस्तुओं का उत्पादन होता था, सब पर सरकार का नियंत्रण स्थापित था। इसके बावजूद भी रूस की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए लेनिन ने एक नई नीति अपनाई और उस नीति के अनुसार उसने कथन कहा कि हमें 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे होना पड़ेगा या 1 कदम पीछे हटना पड़ेगा। इसके बाद उसने एक नई आर्थिक नीति चलाई। इस नई आर्थिक नीति को ही नेप के नाम से जाना जाता है। नेप का पूरा नाम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसे हिंदी में नई आर्थिक नीति कहा जाता है। नई आर्थिक नीति को 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा लागू की गई थी, जिसका मुख्य मकसद था वहां के लोगों में पूरी तरह से विकास करना, वहां के लोगों के हर अधिकारों को खुली छूट देना। इसकी मुख्य बातें निम्न थी। पहला कि उद्योगों को जिसमें 20 से कम कर्मचारी थे, वैसे उद्योगों को चलाने की पूरी अनुमति दे दी गई। दूसरा नंबर में किसानों को अपने अनाज को बेचने की अनुमति दे दी गई, इसके बदले में उन्हें कर लगा दिया गया। नंबर 3, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। नंबर 4 में हो गया कि जो मजदूर काम करते थे उस काम के आधार पर उसे वेतन लागू किया गया। नंबर 5 में हो गया विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर नियंत्रित किया गया। ट्रेड यूनियन की सदस्यता को समाप्त कर दी गई। जो छोटे उद्योग धंधे थे उसको निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया गया और जो पूंजीपति वर्ग के जो मतलब लोग थे उनकी संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दी गई। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें कि रूस में क्रांति जब हुआ तो उस क्रांति के बाद रूस की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ रूस में बदलाव हुआ और इसके निम्न प्रभाव पड़े। पहला, जार की निरंकुशता का अंत, कि 1917 की क्रांति के बाद रूस में जो जार का शासन चलता था उस जार का शासन का पूरी तरह से अंत हो गया। अभिजात वर्ग या जो पूंजीपति वर्ग थे उन सभी वर्गों का पूरी तरह से जड़ मूल से सफाया होगा। चर्च की भी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, सौरहारा वर्ग का उदय। सौरहारा वर्ग उस वर्ग को कहा जाता है जिसमें किसान, मजदूर और आम वर्ग के लोग आते हैं। सौरहारा वर्ग का जब उदय हुआ या सौरहारा वर्ग के हाथों में जब रूस की सत्ता गई तो संपत्ति पर सभी लोगों का समान अधिकार हो गया और संपत्ति का सरकारीकरण कर दिया गया। संपत्ति पर एक व्यक्ति का अधिकार होता था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त वहां सभी वर्ग को समता के अधिकार से देखा गया, सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए, सभी लोग स्वतंत्रता से जिंदगी जीने लगे और जो पूंजीवादी प्रथा थी उसको जड़ मूल से खत्म कर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य, रूस को 1917 की क्रांति के बाद एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विकसित किया गया, क्योंकि रूसी क्रांति के पहले रूस के धर्म पर मतलब जो है चर्च का अधिकार होता था। चर्च ही मतलब हर नीति विकसित करता था। चर्च के जो पोप होते थे वो नीति नियमों का विकास करते थे, उसके अनुसार वहां पर शासन व्यवस्था लागू होती थी। लेकिन जब सौरहारा वर्ग के हाथ में सत्ता आई तो उसने चर्च के हर अधिकारों को जड़ मूल से समाप्त कर दिया। साम्यवाद का श्री गणेश,
तो साम्यवाद का जब श्री गणेश हुआ, यानी कि नई प्रशासनिक व्यवस्था जब रूस में लागू हुई, तो इस साम्यवादी नीति ने सब में समानता की भावना को उत्पन्न कर दिया। साम्यवाद का मुख्य मकसद था कि वहाँ एक ऐसे समाज की रचना जहाँ पर सभी लोग को समान अधिकार मिले और सबको समता के नजर से देखा जाए। और इसके बाद अंतिम इसका पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का विकास। रूसी क्रांति के बाद रूस में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का भी विकास हुआ। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के विकास के बाद रूस की स्थिति में काफी सुधार हो गई। वहाँ के लोगों का मुख्य मकसद काम बन गया, हर एक लोग को काम करना अनिवार्य हो गया, और जिसके कारण वहाँ के लोगों की स्थिति में काफी बदलाव आया। जैसे लोग काम करते थे उस योग्यता के अनुसार उन्हें वेतन दिया जाने लगा, उससे जिससे लोगों का भरण पोषण होने लगा, और साम्यवादी नीति ने रूस की पूरी तरह से ढांचा ही बदल दिया।